Hello students, welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and now I am teaching the network analysis and synthesis जिसका कोड VEE 403 है। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है आपका ये 4 सेमेस्टर में चलने वाला है और इस सब्जेक्ट में हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसके सिलेबस को 5 यूनिट में कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो थी वो आपकी ग्राफ थ्योरी थी। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आज हम लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ थ्योरी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ थ्योरी क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो सर्किट के एनालिसिस कर रहे थे उसको हम डिफरेंट थ्योरम्स यूज की थी, जैसा हमने फर्स्ट ईयर में यूज किया था मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस और थेवेनिन, नॉर्टन। इस तरीके से हमने कुछ मेथड्स यूज किए थे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सर्किटों को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसका एनालिसिस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ थ्योरी। तो यहाँ सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं। जैसे सबसे पहला पूछ लिया जाता है कि ग्राफ क्या होता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेज इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ और ग्राफ। अगर हम सर्किट की बात करें उसको हम नोड और ब्रांचे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है ग्राफ। A graph is connected if and only if there is a path directly or indirectly between every pair of nodes. ग्राफ को आप कनेक्टेड ग्राफ जब भी बोल सकते हैं जब दो नोड के बीच में उनका कोई पाथ डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है। इसके बाद एक ग्राफ whose branches are oriented. ओरिएंटेड का मतलब है अगर उसमें डायरेक्शन या एरो शो किया हुआ है। अगर ब्रांचों में आपका डायरेक्शन शो की हुई है तो दैट्स मीन डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ होगा। अदरवाइज दैट ग्राफ इज नोन एज द अनडायरेक्टेड या अनओरिएंटेड ग्राफ। अगर हम बात करें रैंक की तो रैंक ऑफ द ग्राफ इज n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड। इसके बाद आपके पास प्लेनर और नॉन प्लेनर ग्राफ होते हैं। तो प्लेनर ग्राफ कौन से होते हैं? The graph are planar in that they may be drawn on a sheet of paper without crossing line. अगर हम उसमें कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जैसे आप ये वाला ग्राफ देख रहे हैं तो ये आपका प्लेनर ग्राफ है। अगर उसमें लाइनें क्रॉस हो रही हैं, सपोज कीजिए आपने कोई ग्राफ में इस तरीके से इस तरीके से अगर कोई ग्राफ हमने ड्रॉ किया है जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है तो वो कहलाते हैं आपके नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है। तो प्लेनर और नॉन प्लेनर ग्राफ ये आपसे 2 नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बेसिक जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो क्या है। अब पाथ हम किसको बोल रहे हैं? पाथ दो नोड के बीच में, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचने के लिए जो हमने वे दिखाया है वो आपका पाथ है। तो ए पाथ इज ए इम्प्रॉपर सब ग्राफ दैट सच दैट एट द टर्मिनेटिंग नोड्स ओनली वन ब्रांच इज इंसिडेंट, एट रिमेनिंग नोड्स द 2 ब्रांचेज आर इंसिडेंट्स। कोई नोड होगा जिसपे से केवल एक ही ब्रांच पहुंच रही है, यहाँ ये वाला जो नोड है इसपे से एक दिखा रही है और एक आ रही है। तो इस तरीके से जो पाथ है उसको हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद तथा आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स कौन से होते हैं? वो ग्राफ दो, अगर हम ग्राफ की कंपैरिजन करते हैं, अगर उनमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर सेम, जो उनके वर्टेक्स हैं और जो एज हैं अगर वो सेम है, देयर एज कनेक्टिविटी इज रिटेन्ड। ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो वो ग्राफ आपके कहलाते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब आपने कोई भी ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे हमने ये वाला सर्किट लिया था, इस सर्किट का अगर हमने ग्राफ बनाया तो आप देख रहे हैं कि हमने ए पॉइंट को एक नोड लिया, बी पॉइंट को एक नोड लिया, सी पॉइंट को एक नोड लिया और डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। इसको हमने कनेक्शन किया, जो एलिमेंट थे हमने उसको रिप्लेस कर दिया सिंपल एक ब्रांच से।
ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बना। अब इसी ग्राफ को अगर हम विदाउट एनी क्लोज पाथ सारे नोड को कवर करें तो वो कहलाता है आपका ट्री। ट्री क्या होगा? ए ट्री ग्राफ इज ए कनेक्टेड ग्राफ इन विच देयर इज ए यूनिक पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स। अगर आप ये देखें तो हमने यहां से एक ए बी सी डी एंड ई, तो ये देखें इसके बीच में हमने ड्रॉ किया जो डार्क लाइन से शो हो रहा है, ये आपके सारे ही पाथ को, सारे ही नोड को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? इस ग्राफ का एक ट्री है। A tree is defined as a connected graph which has no closed path. ट्री क्या होगा? कोई भी क्लोज पाथ आपका शो नहीं करेगा और वो आपका कनेक्टेड ग्राफ होगा। A tree is defined as any set of branches in the original graph that is just sufficient to connect all the nodes. Mean ग्राफ के वो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसको कनेक्ट करके हम सारे नोड को कनेक्ट कर सकें, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहलाती है ट्री। और ट्री जो होता है उसकी जो ब्रांचें होती हैं, ये नोड ए और ई के बीच में जो कनेक्टेड ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं ट्विग। दिस जो ट्री है, ठीक है, जो ब्रांचें हमारी यूज हुई है ट्री को बनाने में, उसके अलावा जो रिमेनिंग ग्राफ है उसको हम बोलते हैं कोड ट्री। ठीक है, और कोड ट्री की जो ब्रांचें होती हैं वो कहलाती हैं लिंक्स एंड कोड्स। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी हो जाएंगी? n-1। ट्री की ब्रांचेज को हम ट्रिक्स बोलते हैं और कोड ट्री की ब्रांचेज को हम लिंक बोलते हैं। ठीक है ना? द ब्रांचेज ऑफ द ग्राफ विच आर नॉट इन द ट्री फॉर्म इज कॉल्ड कोड ट्री एंड द ब्रांचेज ऑफ कोड ट्री इज कॉल्ड लिंक। तो नंबर ऑफ ट्विग्स कितनी होंगी? nt is equal to n-1 and number of link is equal to nl is equal to v minus nt, that is equal to v minus n plus 1. अब there are some property of tree. First property है there exists one and only one path between any pair of nodes. जो आपके नोड्स हैं उनके बीच में केवल एक ही पाथ अकर करेगा। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एट लीस्ट वन ट्री। कोई भी आपका कनेक्टेड ग्राफ होगा उसका कम से कम एक ट्री तो होगा ही होगा। एक कनेक्टेड ग्राफ, सब ग्राफ ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ इज ए ट्री इफ देयर एग्जिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ईच ट्री हैज n-1 branches. The rank of the tree is n-1. ठीक है ना? तो ये आपके ट्री की प्रॉपर्टीज है। यहां से आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब जो ट्री हमने फॉर्म किया था, ये सपोज कीजिए ये हमारे पास ट्री था। अब अगर मैं एक लिंक को ऐड करता हूं, जैसे हमने ए और बी के बीच में इस लिंक 2 को ऐड किया, तो ये क्या हुआ? एक क्लोज पाथ बना। इसको हम बोलते हैं लूप। तो इफ ए लिंक इज एडेड टू ए ट्री, the resulting graph contain one closed path called loop. ठीक है जी। अब लूप की प्रॉपर्टी क्या होगी? There are exactly 2 paths between any pair of the node in the circuit. 2 नोड के बीच में, सपोज कीजिए ये है, ये आपने कोई लिंक ऐड की तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज पाथ बन जाएगा। अब इस पे नोड के बीच में पहुंचने के लिए 2 पाथ होंगे, एक ये और एक ये। There exists at least 2 branches in a loop. कम से कम 2 ब्रांचें जरूर होंगी उस लूप में। The maximum possible branches in a loop are equal to the number of nodes in the graph. The loop which contain only one links are called the fundamental loop and tie set. अगर कोई हमने एक ही लिंक ऐड करके वो क्लोज पाथ फॉर्म किया है तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लूप्स और टाई सेट, जिसको हम बोलते हैं एफ लूप। और एफ लूप इक्वल टू होगा नंबर ऑफ लिंक्स। जितने आपके सर्किट में लिंक्स होंगे उतने ही आपके पास फंडामेंटल लूप डेवलप होंगे। अभी हम ये बेसिक चीजें देख रहे हैं, इसके बाद हम इनके जो मैट्रिक्स हैं वो बनाएंगे कि किस तरीके से हम टाई सेट की एनालिसिस करेंगे, कट सेट की एनालिसिस करेंगे।
अब आता है कट सेट। कट सेट क्या कहलाता है? ए कट सेट इज ए मिनिमम सेट ऑफ ब्रांचेज दैट इफ रिमूव द डिवाइड्स ए कनेक्टेड ग्राफ इनटू टू सब ग्राफ। मीन सपोज कीजिए आपने ये कोई ग्राफ बनाया, ये आपका कोई ग्राफ है। अगर आपने इन दो ब्रांचों को यहां से कट किया तो ये ग्राफ क्या हो गया? दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो इसको हम बोलते हैं कट सेट। वो मिनिमम सेट ऑफ ब्रांचेस जिसको अगर हम कट कर दें या रिमूव कर दें सर्किट से तो वो ग्राफ को दो सब ग्राफ में डिवाइड कर दें। द कट सेट कंटेनिंग ओनली वन ट्विग्स आर इंडिपेंडेंट आर नोन एज बेसिक और फंडामेंटल कट सेट। अगर जिन ब्रांचों को हमने सर्किट से रिमूव किया है उनमें केवल एक ही ट्विग यूज हो रही है, ट्री का पार्ट, ट्री की ब्रांच एक ही यूज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कट सेट या एफ कट सेट। द ओरिएंटेशन ऑफ ए एफ कट सेट इज चूजन टू बी सेम एज द ऑफ इट्स ट्विग। मीन जो हमारा एफ कट सेट होगा उसकी जो हम डायरेक्शन चूज करेंगे वो आपके ट्री की जो ब्रांच होगी उसकी डायरेक्शन से मैच करेगी। नंबर ऑफ एफ कट सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्विग्स। मीन कट सेट के जो फंडामेंटल कट सेट होंगे वो कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा आपके पास जितनी नंबर ऑफ ट्विग्स होगी। तो ये तो बात थी आपकी बेसिक चीजों की जिसमें हमने डिस्कस किया ग्राफ क्या होगा, ग्राफ के बाद हमने डिस्कस किया आपके पास ट्री क्या होगा, ट्री के बाद हमने कोट्री, कोट्री के बाद लूप, लूप के बाद हमने टाई सेट, ठीक है, टाई सेट के बाद हमने कट सेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? कोई भी आपके पास सर्किट गिवन है उसका सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम उसके लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे कि किस तरीके से हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो फॉर ए ग्राफ विद n नोड्स एंड b ब्रांचेस द कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स AC, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं AC से, इज n इंटू b मैट्रिक्स। जो उसकी डायमेंशंस होंगी वो n इंटू v होंगी। n आपके नोड्स हैं और b आपकी ब्रांचेज हैं। हुज एलिमेंट्स आर डिफाइंड। अब इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे? दैट इज a and b इज इक्वल टू +1। +1 आपका कब लेंगे? इफ ब्रांच b लीव्स नोड n। अगर वो ब्रांच उस नोड से लीव कर रही होगी तो हम +1 लेंगे। इफ ब्रांच b एंटर नोड, अगर वो उसमें एंटर कर रही है नोड में तो हम उसको माइनस लेंगे। और अगर उसका कोई लेना देना उस नोड से नहीं है उस ब्रांच का तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये बात है आपके मैट्रिक्स की। अब हम एक सर्किट, ये वाला सर्किट यूज कर लेते हैं जो हमने यहां सबसे पहले ड्रॉ किया था और इसके लिए जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसको हम ले लेते हैं और उससे हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम ये जो ग्राफ था हमने इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास नोड है A B C D एंड E। और यहां जो हमने डायरेक्शन मान लिया अभी हम वही डायरेक्शन लेते हैं A B C D E, ये हम डायरेक्शंस एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां आपके पास
नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए AC ड्रॉ करते हैं तो AC क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ लिखते हैं ब्रांच और यहाँ लिखते हैं हम नोड्स, इसको स्ट्रेट लाइन, ये मैट्रिक्स का आपका सिंबल है। तो यहाँ हमारे पास नोड जो है वो लिख लेते हैं हम A B C D एंड E। यहाँ हमारे पास ब्रांचेज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। तो नोड नंबर वन पर करंट जो डायरेक्शन है पहली ब्रांच की वो कैसी है, इनवर्ड है नोड ए की तरफ। तो अगर ये इनवर्ड है तो हमने क्या लिखा था, -1 इफ ब्रांच बी एंटर नोड एन। अगर वो एंटर करेगी तो उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे। तो यहां क्या आएगा आपके पास, माइनस। ए से बी क्या है, आउटगोइंग है, बाहर जा रही है, तो इसके लिए हम प्लस। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब दिस इज 0। बी बी नोड पर आप देखेंगे कि आपके पास 2 इनकमिंग है, तो 2 वाली ब्रांच -1, 1 वाली से कोई मतलब नहीं है इसलिए 0, 3 वाली भी इनकम इनवर्ड है -1, फोर्थ वाली आउटगोइंग है 1, फिफ्थ वाली से कोई मतलब नहीं है, 6 इससे कोई मतलब नहीं है, 7 भी आउटवर्ड है तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। नोड नंबर सी पे देखते हैं, तो नोड नंबर सी पे 4 नंबर की ब्रांच इन कर रही है, यानी 4 वाली -1 हो जाएगा, 5 आउटगोइंग है ये 0 एंड रिमेनिंग ब्रांच आपकी से कोई मतलब नहीं है। नोड नंबर डी पे 5 इनकमिंग है यानी कि -1, 6 इनकमिंग है ये भी इनकमिंग है एंड रिमेनिंग आपके सब 0 है। ठीक है जी। ई वाली ब्रांच पे 1 आउटगोइंग है प्लस थर्ड आउटगोइंग है 1 एंड 6 आउटगोइंग है 1, रिमेनिंग आपके सब 0। तो ये आपका बन जाता है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके पास जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम 2 3 4 5 6 7, आप देखेंगे कि ईच कॉलम में एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो कॉलम होता है उनका अगर हम सम करें तो वो वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, तो यहां इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n इंटू वी। अगर हम यहां से रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालते हैं तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है जिसमें हम एक रो को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो उस केस में जो आपके पास मैट्रिक्स होगा दैट विल बी 1 2 1 3 4 5 6 7 एंड इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी ब्रांचें हैं और इधर आपका नोड्स हैं जिसमें ए बी सी डी। हमने ई वाली जो ब्रांच थी उसको एलिमिनेट कर दिया है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा -1 +1 को हम 1 ही लिख सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 1 0 0 -1 1 2 0 1 सी 0 3 0 -1 1 0 0 एंड डी 0 0 0 -1 -1 एंड -1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका कहलाता है रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम अपने रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को जो हमने यूज किया है इसको हम ट्री और को ट्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था उसके लिए अगर हम ट्री बना लें, ए बी सी डी ई, ये आपका ट्री है और ये रिमेनिंग पार्ट आपके जो बन जाएंगे, अगर इसको डॉटेड हम ड्रॉ करें तो ये आपका लिंक बन जाएंगे। अब इन ब्रांचों को हमने जो नाम दिए थे वो लिख लेते हैं 1 3 6 1 3 6 2 4 5 2 4 5 एंड 7। ठीक है जी। तो ये जो हमने ए लिखा है, इस ए को जो हमारी ट्री वाली ब्रांचें हैं, ट्री वाली ब्रांचें कौन सी हैं? 2 3 4 एंड 5, और कोट्री 1 6 एंड 7। तो 2 वाली ब्रांच है ये है 1 -1 0 0 1 -1 0 0। थर्ड वाली जो है 0 -1 0 0 0 -1 0 0, फिर 0 1 -1 0 0 1 -1 0 5 0 0 1 -1 एंड 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 एंड 0 1 0 -1। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा वाला है? जिसमें हमारी ट्विग यूज हुई है, ट्री की ब्रांच है, और ये आपका लिंक यूज हुआ है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं AT AL। तो इस तरीके से जो हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास AT होगा और AL होगा। अब AT को अगर हम देखें तो ये 4 × 4 की मैट्रिक्स है, यानी कि एक कैसी मैट्रिक्स है जिसमें आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी AT जो है वो आपकी 4 by 4, यानी कि स्क्वायर एक मैट्रिक्स हम
यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस इंसिडेंस मैट्रिक्स को ट्वीक्स और लिंक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से टाइसेट मैट्रिक्स और कटसेट मैट्रिक्स को यूज करते हैं, किस तरीके से हम टाइसेट मैट्रिक्स बनाते हैं और किस तरीके से हम कटसेट मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को स्टडी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस सब्जेक्ट की और अदर जो सब्जेक्ट आपके इस चैनल पर स्टार्ट होंगे उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू।